हेलो बेटा, आज हम करेंगे चैप्टर 10 है आपका किशोरावस्था की ओर, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ होता है बेटा, होता है हार्मोन। जो अलग अलग हमारे शरीर से हार्मोन निकलते हैं अलग अलग पार्ट से, और वो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। अब किशोरावस्था क्या होती है बेटा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से शुरू करेंगे। जीवन काल की वह अवधि, अवधि का मतलब वह समय, जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। जनन परिपक्वता का मतलब क्या है बेटा, हमारे में जैसे अब जनन का मतलब होता है अपने जैसी संतान पैदा करना, तो हम संतान पैदा करने के लिए जब तैयार होते हैं उसे हम कहते हैं जनन परिपक्वता। और ये कब होता है, ये होता है किशोरावस्था के समय। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 18 और 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है, मतलब लड़कों से 1-2 साल पहले ही प्रारंभ हो जाती है। और यह अवधि प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। सभी व्यक्तियों में इसकी अवधि जो समय है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बेटा। जैसे किसी में 11 वर्ष में शुरू हुआ तो किसी में 13 वर्ष में शुरू हो सकता है, ये थोड़ा सा समय भिन्न भिन्न होता है। ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। ऋतुस्राव क्या होता है बेटा, स्त्रियों में जनन अवस्था की शुरुआत यौवनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। आपको बताया था जनन परिपक्वता आती है, तो वो भी जब किशोरावस्था के समय ही है। किशोरावस्था होती है आपकी 11 से 18 या 19, आपको लड़कियों में बताया 1-2 साल पहले आ जाती है, तो लड़कियों के लिए 10 से 12 लिखा है बेटा यहाँ पे। ये 10 से 12 वर्ष की आयु में आरंभ होती है। और अंडाशय, इसमें होता क्या है बेटा, अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है जो 28 से 30 दिनों के अंतराल, अंतराल मतलब गैप में, 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। निर्मोचित मतलब निकलता है। ये अंडाशय में एक अंडाणु, अंडाशय कहाँ होता है, स्त्रियों का ये मादा जननांग है, स्त्रियों में होता है बेटा ये। तो अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है जो 28 से 30 दिनों के गैप पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। और इस चक्र की अवस्था में गर्भाशय से रुधिर प्रवाह होता है। लड़कियों को तो सबको पता होगा बेटा। इसको मासिक धर्म अथवा ऋतुस्राव भी कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसको मंथली प्रॉब्लम कह देते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं बेटा। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। अंडाणु का निषेचन किसके साथ होता है बेटा, अंडाणु और शुक्राणु का जब युग्मन संयोग होता है तो उनसे युग्मनज बनता है, और इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। अगर गर्भधारण नहीं होता है तो दीवार की तह जो होती है बेटा वो टूट जाती है और डिस्चार्ज हो जाती है। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में आरंभ होता है, जो आपको 10 से 12 वर्ष की आयु बताई है बेटा, जिसे हम रजोधर्म कहते हैं। पहले को हम रजोधर्म कहते हैं, और जब खत्म होता है तो उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं बेटा। प्रारंभ में जो हमारा ऋतुस्राव होता है वो अनियमित हो सकता है, लेकिन उसके नियमित होने में कुछ समय लग जाता है। तो ये जरूरी भी नहीं है बेटा, लिखो ना लिखो, इसके बिना भी काम चल जाएगा। हमें बताना था ऋतुस्राव क्या होता है। तो जनन अवस्था की शुरुआत होती है 10 से 12 वर्ष की आयु में। इसमें अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है जो 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। और इस चक्र की अवस्था में क्या होता है, गर्भाशय से रुधिर मतलब खून बहता है।
खून प्रवाह मतलब रुधिर प्रवाह का मतलब खून बहना, खून बहता है। इसको मासिक धर्म और ऋतुस्राव कहते हैं। इस अवधि में, इस समय में क्या हो जाता है बेटा, गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके और जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। तो ये गर्भधारण इसी के कारण होता है बेटा, ऋतुस्राव के कारण। अगर ये नहीं होगा तो गर्भधारण भी नहीं होगा। अगर गर्भधारण नहीं होता तो दीवार की जो गर्भाशय की दीवार जो मोटी हो जाती थी वो तह टूट जाती है और डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है बेटा, ये था आपका ऋतुस्राव। नेक्स्ट है आपका यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं बेटा शरीर में, लड़कों और लड़कियों में? शरीर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि होती है, दोनों में होती है बेटा, लड़के और लड़कियों में। लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं। याद रखना बेटा, 10वीं के लिए भी ये लेसन इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपके आए हुए हैं 10वीं में भी। तो अब सोचिए, आप जो याद कर रहे हैं वो 10th के लिए भी याद कर रहे हैं। लड़कियों में कमर के नीचे का क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। आवाज़ में अचानक बदलाव हो जाता है। जहाँ लड़के और लड़कियाँ नहीं लिखा बेटा, वहाँ दोनों के लिए वही बात सेम है। आवाज़ में अचानक बदलाव आता है। पसीने की ग्रंथियाँ और वसामय ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। मतलब वसा मतलब चर्बी सी आने लगती है, खाल थोड़ी थोड़ी लटकने लगती है। युवाओं के चेहरे पर मुहासे और दाने हो जाते हैं। युवाओं में चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ, उनके चेहरे पर क्या हो जाते हैं बेटा, मुहासे और दाने हो जाते हैं। लड़कों में अंडकोश में शुक्राणु बनने लगते हैं तथा लड़कियों में अंडाशय बड़े हो जाते हैं और अंडे परिपक्व होने लगते हैं। लड़कों में शुक्राणु बनने लगते हैं, लड़कियों में अंडाशय बड़े हो जाते हैं और अंडे परिपक्व होने लगते हैं। मस्तिष्क में सीखने की क्षमता भी अधिकतम हो जाती है। मस्तिष्क का मतलब है बेटा दिमाग। दिमाग में जो सीखने की क्षमता है वो अधिक हो जाती है। लड़कों की मूछें और दाढ़ी बढ़ने लगती है। लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। प्रजनन प्रणाली विकसित हो जाती है। प्रजनन का प्रणाली मतलब अपने जैसी संतान पैदा करने वाली जो प्रणाली होती है वो भी विकसित हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिनमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हों। तो अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी होती है बेटा पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और होती है वृषण पौरुष। ये इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये हार्मोन जो होता है सेक्स हार्मोन भी कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन भी लिख सकते हैं, स्टीरोन भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में स्टीरोन लिखा हुआ है बेटा, इसको हम टेस्टोस्टेरोन भी कह सकते हैं। ठीक है, अंडाशय में एस्ट्रोजन होता है। अब देखो इनमें कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष जो होता है, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनल से एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है बेटा। अब जो हमारा पीयूष वृद्धि ग्रंथि मतलब हमारे शरीर को बढ़ाने में सहायता करती है। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और थायराइड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। और एड्रिनल से एड्रिनल, ये क्या करती है बेटा, हमारी तनावपूर्ण स्थिति में ये हार्मोन हमारी सहायता करता है। जो हमारे जब ज़्यादा हमें तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाती है तो हमें पसीने आने लगते हैं, ये हमारे शरीर को उस समय नियंत्रित करता है और ऑक्सीजन जो ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो भी उपलब्ध कराता है। अग्नाशय क्या होता है बेटा, इससे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो क्या करता है हमारे शरीर में शर्करा को नियंत्रित करता है, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। मतलब हमें ये क्या नहीं होने देता, शुगर की प्रॉब्लम नहीं होने देता है। वृषण पौरुष होता है जो मानवों में, नर में जो सेक्स हार्मोन स्रावित होता है वो होता है बेटा टेस्टोस्टेरोन होता है। और स्त्रियों में जो मादा में अंडाशय में वो होता है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया। इनको लिंग हार्मोन को हम बेटा सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। क्यों किया गया, उनके प्रकार बताइए। तो लिंग लड़कों और लड़कियों में माध्यमिक यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार हार्मोन को सेक्स हार्मोन कहा जाता है।
तो यौन लक्षणों के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन होता है उसे सेक्स हार्मोन कहते हैं हम। लड़कों के वृषण होता है, ये क्या होता है, ये नर जननांग होता है बेटा। जैसे स्त्रियों में अंडाशय होता है, ऐसे पुरुषों में वृषण होता है। इसमें पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव होता है, जिससे क्या होता है बेटा, चेहरे के बालों की वृद्धि होती है, आवाज़ में भारीपन आता है और प्रजनन प्रणाली के विकास जैसी विशेषताओं को यह विकसित करता है। तो टेस्टोस्टेरोन का काम देखिए बेटा, ये वृषण में होता है, वृषण से इसका स्त्राव होता है और चेहरे के बालों की वृद्धि होती है, आवाज़ में भारीपन आता है, प्रजनन प्रणाली मतलब अपने जैसी संतान पैदा करने की प्रणाली को भी ये विकसित करता है। इसी तरह अंडाशय, महिला में जो अंडाशय में होता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन होता है बेटा। अंडाशय करता है इसको स्रावित, जो स्तन ग्रंथियों के विकास में मदद करता है। कूलों का भारीपन होता है, इससे सेक्स हार्मोन ऐसी विशेषताओं का उत्पादन करते हैं जो पुरुष और महिला के बीच अंतर करने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें सेक्स हार्मोन कहा जाता है। क्या होता है बेटा, जैसे जब 10 से छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार ऐसे लगता है लड़का भी लड़की लगता है या लड़की लड़का लगते हैं। जब ये हमारे अंदर सेक्स हार्मोन विकसित होते हैं, जब ये सेक्स हार्मोन डेवलप हो जाते हैं बेटा, तो उससे क्या होता है, हमें लड़का लड़की में अंतर करने में भी मदद मिलती है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्यों सचेत रहना चाहिए बेटा, उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। अब जो किशोर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, 18 से 19 वर्ष की अवस्था आपको बताई है। इसमें क्या होता है, हमारी तीव्र गति से वृद्धि होती है, तो इसके लिए हमें उचित आहार की आवश्यकता होती है। तो ये इसका ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है बेटा, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें अपने आहार के प्रति सचेत रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके क्या होता है, ऋतुस्राव भी प्रारंभ होता है, स्तन विकसित भी होने लगते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो इसमें कौन सा ठीक है बेटा, जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होते हैं। तो ये सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट वाला। क्या होता है, ऋतुस्राव जब प्रारंभ होता है तो उनके जनन काल का प्रारंभ भी होता है। कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है, तो सबसे अच्छा आहार कौन सा बेटा, इसमें आप छांट सकते हो, चिप्स नूडल को किए तो नहीं अच्छा, रोटी दाल सब्जियां यही अच्छा है बेटा, चावल नूडल्स बर्गर ये भी नहीं है अच्छा, शाकाहारी टिक्की चिप्स ये भी नहीं है अच्छा। तो अच्छा कौन सा है, रोटी दाल और सब्जियां। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब इन पे टिप्पणी लिखनी है। एडम्स एप्पल क्या होता है बेटा, गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडम्स एप्पल के बारे में। यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है, हमारे गले में होता है बेटा ये स्वर यंत्र और लैरिंक्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। आप लड़कों के गले की तरफ देखोगे तो बेटा ये जो भाग होता है, लैरिंक्स जो होता है, स्वर यंत्र जो होता है, ये उभरा हुआ दिखाई देता है जब वो 12 से 18 वर्ष के बीच में होते हैं। और जब ये उभरा हुआ भाग हमें दिखता है उसे हम एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। देखो ये आपको दिखा रखा है, यहाँ गले में दिख रहा है बेटा, ये वाला जो उभरा हुआ पार्ट है इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ये देखिए ये असली में दिखा रखा है, ये वाला पार्ट है बेटा एडम्स एप्पल। ये हमारा गला है, गर्दन है, उसमें ये जो स्वर यंत्र का उभरा हुआ भाग ये बाहर की ओर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है बेटा, ये किशोर लड़के का स्वर यंत्र दिखा रखा है। अब नेक्स्ट था हमारा लैंगिक वाला बेटा, गौण लैंगिक लक्षण थे हमारे। तो ये देखिए, जैसा कि हम जानते हैं वृषण एवं अंडाशय जो होते हैं जनन अंग है। वृषण नर जनन अंग है, अंडाशय मादा जनन अंग है बेटा। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु तथा अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, जबकि
लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। लड़कों के चेहरे पर क्या उगने लगते हैं बेटा? बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं, सीने छाती पर भी बाल आ जाते हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें बेटा? गौण लैंगिक लक्षण। तो क्या क्या होता है इसमें? युवा लड़कियों में स्तनों का विकास होता है, लड़कों के चेहरे पे बाल उगते हैं, दाढ़ी मूंछ आती है, सीने पर भी बाल आते हैं, और लड़कियों को क्या करते हैं? लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, इसलिए ये लक्षण कहलाते हैं गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, ये था हमारा लिंग गुणसूत्र के बारे में है। गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है? जब गर्भ में है शिशु तो उसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है बेटा? देखो, सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र हैं। 2 गुणसूत्र क्या है बेटा? लिंग गुणसूत्र हैं, जिन्हें एक्स और वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में 1 एक्स होता है और 1 वाई होता है। तो अब क्या होता है बेटा? युग्मक में गुणसूत्रों का 1 जोड़ा होता है। युग्मक में क्या आते हैं बेटा? अंडाणु और शुक्राणु। इसमें गुणसूत्रों का 1 जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा 1 एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र और दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। ये दोनों एक्स थे बेटा, इसलिए इसमें खाली एक्स गुणसूत्र ही होता है अंडाणु में। और शुक्राणु शरीर के किसके अंदर है? नर के, तो उसमें होते हैं 1 एक्स होता है, वाई होता है। और जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यानी कि जब एक्स गुणसूत्र से मिलेगा, एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो उसमें क्या होगा? शिशु कैसा होगा? मादा, मतलब लड़की होगी बेटा। और जब एक्स वाई से मिलेगा तो क्या होगा? युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। ठीक है। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा ही किया जाता है। तो पिता के, क्योंकि पिता में ही एक्स वाई होते हैं बेटा, स्त्री में तो होते ही नहीं, स्त्री में तो एक्स और एक्स होते हैं। तो शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, पूर्णतः निराधार है, अन्याय संगत है। तो ये बात बिल्कुल गलत है बेटा, कि इसके लिए बच्चे के लिंग के लिए कि लड़का हुआ लड़की, इसके लिए माँ जिम्मेदार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पुरुष से ही ये निर्धारण होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाई गुणसूत्र से मिलता है तो बेटा तभी लड़का पैदा होता है, और वाई गुणसूत्र तो आदमी के अंदर ही होता है।